पर जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं उनको देखकर आप क्या कहेंगे इस वक्त? मैं देखिए कमलनाथ जी का तो मुझे लग रहा है कि शायद छिंदवाड़ा सीट उनके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि वो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि कमलनाथ जी वहां से हट जाएंगे। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने राजस्थान में कहा कि आप समझिए 199 सीट पे और कोई नहीं लड़ रहा है, सिर्फ अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, तो वो भी वहां पे सुरक्षा के भावना से ग्रसित है। तो मुझे ये लग रहा है कि दोनों सीट पर बीजेपी फिर से काबिज करेगी और दोनों सीट में दोनों जो कंटेंडर्स हैं कमलनाथ जी और अशोक गहलोत, वो भी अपनी सीट से हारेंगे। रितु चौधरी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें भाजपा का जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है, वो ढल रहा है, और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें इनका पूरा अस्त हो जाएगा। तो ये ढलता हुआ और अस्त होता हुआ सूरज है, इसलिए ये चिलमिला रहा है, बोल रहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा हार रहे हैं। बताइए, आपने अभी एग्जिट पोल का भी वीआईपी सीट का बताया, आपने बताया कि छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ जीत रहे हैं, और आपके सामने अभी बोल रहे हैं कि ये हार रहे हैं। तो ये जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से अपने जो है होश में नहीं है, क्योंकि तो आपको लग रहा है ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, मुझे ये लगता है कि जब बहुत ज्यादा सर पे प्रेशर हो जाता है, 5 राज्यों को चुनाव हार रहा हो, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, और वो फिर कुछ ही बोलता है, अंट कुछ ही बोलता है। तो वही अंट जो है भाजपा के प्रवक्ता इस समय बोल रहे हैं। मुकेश जी, आप अंट बोल रहे हैं क्या? और आज का दिन है बोलने के लिए। फिर जो 3 तारीख को है, फिर 3 तारीख को देखिए मिहिर जी कह रहे हैं कि भाई ऋतु जी की बात पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या आप अंट शंट बोल रहे हैं? आप पर प्रेशर है, ऐसा ऋतु जी कह रही है। नहीं, आप ये देख लीजिए कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी लगातार काम करते आ रहे हैं, लेकिन वहां पे जनता समझती है कि ये जो है रणछोड़ दास भी हैं और जल्दी अपना इलाका छोड़ करके बहुत अर्बन पॉलिटिक्स में लग जाते हैं। तो ये वहां जो उनका चरित्र है और चेहरा है, वो छिंदवाड़ा में जनता जानती है। और इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने बहुत मेहनत करी है, और मैं समझता हूं कि जो मेहनत है वो रंग दिखाएगी। नहीं मुकेश जी, 2 बातें जी, मेहनत तो हर कोई करता है, तो हर किसी की मेहनत रंग लाती है। इसमें 2 बातें हैं जो मैं दर्शकों तक, जो मेरे पास लगातार सवाल भी आ रहे हैं, दर्शक भी ये बात जानना चाहते हैं कि आपने 2 स्ट्रेटेजी चलाई। पहला तो ये कि आपने मैक्सिमम फेसेस को उतारने की कोशिश की, जिससे कि कैंडिडेट्स का जो वर्चस्व है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसको इनकैश किया जा सके, बनाया जा सके वोटिंग के लिहाज से। कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये कि आपकी ये स्ट्रेटेजी कहीं काम करती हुई दिख रही है, क्योंकि जितने वीआईपी कैंडिडेट्स की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, उसमें जो लोकप्रिय फेसेस हैं वो जीत रहे हैं। चाहे प्रहलाद पटेल की सीट की बात हो नरसिंहपुर से, जो कि पहली बार वहां चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ये चीज आपको फायदा दे रही है क्या? इसी स्ट्रैटेजी पर आगे चलेंगे अगर इस चीज पर नतीजों में ये कन्वर्ट होते हैं तो? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय केंद्रीय मंत्रियों को उतारा और साथ में सांसदों को भी उतारा, तो बड़ा उस समय कांग्रेस के बहुत से लोग जो हैं इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि देखिए, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे आपकी इनसिक्योरिटी, आपका डर है, आप जानते हैं कि आप हार जाएंगे, तो आप फेस सेविंग के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, देखिए एक मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक दर्शन है। अब देखिए वहां पर महाराष्ट्र के मुकेश, आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, हमें न्यूज रूम का रुख करना है। सोनिका के पास अगली 5 वीआईपी सीटों का रिजल्ट जो एग्जिट पोल लेकर आया है वो है उनके पास। सोनिका के पास चलते हैं और उसके बाद आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बिल्कुल, तो ग्राउंड जीरो पर जाकर के ये डेटा हमारे रिपोर्टर्स ने कलेक्ट किया है, उसके मुताबिक वीआईपी सीटों पर कौन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो आपको बता रहे हैं। सीट आपके सामने है पन्ना, यहाँ पर बीजेपी से बृजेंद्र प्रताप सिंह, तो कांग्रेस से है भारत मिलन पांडे, और जीत संभावित है यहाँ पर बीजेपी की। तो बीजेपी इस सीट पर एग्जिट पोल के मुताबिक जीत रखी है। तो पन्ना की सीट है ये। अगला आपको बताते हैं, अगली सीट में यहाँ पर वीआईपी सीट है ग्वालियर, और यहाँ पर बीजेपी से है प्रद्युमन सिंह तोमर, तो कांग्रेस से सुनील शर्मा, और एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी की जीत संभावित है। ग्वालियर पर बीजेपी जीत रही है, एग्जिट पोल के मुताबिक ये अनुमान है, और कांग्रेस इस सीट पर हार सकती है। अगली सीट यहाँ से आपको बताते हैं
जो डेटा कलेक्ट किया गया है हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से ग्राउंड जीरो पर जाकर, अमरपाटन वीआईपी सीट, और इस सीट पर बीजेपी से राम खेलवन तो वही कांग्रेस से राजेंद्र कुमार सिंह, और यहां पर बीजेपी की जीत संभावित है अमरपाटन सीट पर। तो आपको एक एक सीट का डेटा बता रहे हैं कि इस सीट पर एग्जिट पोल के मुताबिक कौन जीत रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जिट पोल के मुताबिक है, अनुमान है। अगली सीट यहाँ पर खरगारपुर, यहाँ पर बीजेपी से है राहुल सिंह लोधी, तो कांग्रेस से चंदर सिंह गौर, और इस सीट पर भी बीजेपी की जीत संभावित है। तो कई सीटें अभी तक एग्जिट पोल के मुताबिक जहां पर बीजेपी की जीत होती दिख रही है। अगली वीआईपी सीट है दिमनी, यहाँ पर बीजेपी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो कांग्रेस से है रविंद्र सिंह कुंवर, और इस सीट पर भी बीजेपी की जीत संभावित है। हालांकि ये एक अनुमान है जो अभी तक सामने आया है। अगली सीट है डॉक्टर अंबेडकर नगर, इस वीआईपी सीट पर बीजेपी से उषा ठाकुर, तो कांग्रेस से है रामकिशोर शुक्ला, लेकिन इस सीट पर भी बीजेपी की जीत संभावित है। और सीधा रुख करते हैं स्टूडियो का। नरेंद्र सिंह तोमर अपनी सीट जीतते नजर आ रहे हैं, वो भी बीजेपी के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा हमने प्रहलाद पटेल की तस्वीर आपको दिखाई। मीर जी, मेरा सवाल आपसे हो रहेगा एनालिसिस वाला, क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी काम कर गई है कि फेमस चेहरों को उन्होंने उतारा, जो चेहरे लोकप्रिय हैं, और एक एज मिलता दिख रहा है, संभावित जीत में सबसे ज्यादा नाम उन्हीं नेताओं के हैं? विवेक, अभी जो सिचुएशन है उससे तो बीजेपी बहुत खुश होगी, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुमान में ये साफ साफ दिख रहा है कि जितने उनके कद्दावर और बड़े नेता जिनको दिल्ली से भेजा गया, 7 सांसद उनमें हैं, वो सब के सब जीत रहे हैं। लेकिन मैं कब इनसे अपने मुकेश त्यागी जी से सवाल करना चाहता हूँ कि ये सारे नेता जब जीत के आ जाएंगे, मान लीजिए 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, सारे जीत जाएंगे, ये 7 और प्लस आपके राज्य के जो बड़े नेता हैं, जो हेवी वेट्स हैं, इतने बड़े नेताओं को लेकर सर आप कैसे आपस में तालमेल बिठाएंगे? कि ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े हेवी वेट होने से बर्तन खनकने लगेंगे आपके पार्टी के अंदर भी? नहीं, आपने मुझे बीच में अवरोध किया था। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। बहुत से लोगों ने अटकलें लगाई कि ये शायद अपना रेजिग्नेशन दे देंगे और बड़ा डिमोरलाइजिंग है, लेकिन आप उनके कार्यशैली में देखिए कितने प्रभावशाली काम कर रहे हैं। कहीं पर आपको लगता है कि उनके ऊपर ऐसा प्रभाव आया कि मुझे डिमोट कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लॉन्ग टर्म पार्टी है। कांग्रेस का मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म विजन रह गया है। हो सकता है शुरू में इनका बहुत लॉन्ग टर्म विजन रहा, उसी की वजह से 400 पहुंचने के बाद 55 पे सिमट के रह गए, क्योंकि इनका विजन धीरे धीरे श्रिंक करता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो बहुत व्यापक है, और सारे, आज आप कैलाश विजयवर्गीय का भी इंटरव्यू सुन लीजिए, वो बिल्कुल साफ कह रहे थे कि जो भी शीर्ष नेता हमारे डिसाइड करेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये वहां पर ये किसी बात पर ये अटकलें नहीं लगाई जाएंगी, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई। लेकिन उनको तो जब लड़ाने की बात हुई थी मुकेश जी, उस टाइम पर कुछ उनके जो बयान थे वो कुछ अलग ही सुर बता रहे थे, जब उनको टिकट दिया गया कि चुनाव लड़ना है उस टाइम पर। तो मैं उसी तरह के सुर, उसी तरह की मन की बात कर रहा हूं कि जब नतीजे आ जाएंगे तो आपके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं जो कि जीत कराएंगे, उनके बीच में बैलेंस बनाना। आप फडणवीस साहब की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में तो एक फडणवीस थे, यहां पर तो वैसे आपके पास कई बड़े लोग हैं, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूं कि जिस समय ये लोग इलेक्शन के लिए उतारे गए, उस समय बड़ी विचार और विमर्श किए गए कि आप, ये स्थिति उभर सकती है कि आज आप बड़े कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, और आप एक छोटे उसमें टर्फ पे जा रहे हैं, तो हो सकता है संभावनाएं ऐसी हों कि आपको वो पद की जो अपेक्षा है वो ना मिले, और उसी तैयारी से इनको भेजा गया है। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं आपस में कोई अंतर कलह नहीं होगी, और ये एक बहुत हार्मनी के साथ मैं समझता हूँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और देखिए ऐसा है, भाजपा के पास बहुत सारे स्कोप्स हैं। सेंटर में 2024 में भाजपा फिर पावर में आने वाली है, कुछ ही महीने बचे हैं, उनको पुनः केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये तो समीकरण धीरे धीरे समय के हिसाब से परिवर्तित होंगे। तो मैं समझता नहीं हूँ कि ये कोई द्वंद्व का विषय है या कोई। रितु जी कुछ पूछना चाह रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कुछ पूछना चाह रही है। जी, मुकेश जी ने बोला कि इनको बोला गया, इनसे पूछा गया। अरे किसी से नहीं पूछा गया सर, ये तो डायरेक्ट वहां से लिस्ट आई, और तो खुद ही अचंभित थे, खुद ही सरप्राइज थे। वो तो कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे, अरे कहाँ हमें भेज दिया, अब तो हम बड़े नेता हो गए हैं, कहाँ गली गली जो है घर घर वोट मांगते फिरेंगे। आप अपनी पूरी जानकारी तो रखा कीजिए। आपके भाजपा में कभी किसी से पूछा नहीं जाता है, ऊपर से आदेश आता है, सीधे सीधे तानाशाही चलती है वहां पे। आपने
आप मुझे एक तो बताइए। शिवराज जी का नहीं, 18 साल बिल्कुल आप का गलत जो कह रही हैं। उन्होंने इनको जो 18 ये साल अगर वहाँ पे उन्होंने राज एक दो किया, प्रतिक्रिया दे दी 18 है साल तो के उसका शासन मतलब को आप ये बिल्कुल जो है नकार पेंटिंग दिया। जनरल ब्रश नाम कि ही सभी की नहीं लिया। प्रतिक्रिया सब लोग वो ने जाकर मोदी के जी ने खुशी खुशी शिवराज काम सिंह किया का है और वहाँ दिन पर रात नाम काम ही किया नहीं लिया है, मामा जी जमीन का। पर बैठ और के उसके जमीनी बाद लोगों से बैठ ये करके काम ये किया है। स्थिति जो है ये बिल्कुल साफ अर्बन दर्शाती पॉलिटिशियन नहीं है हमारे कि यहाँ, आप जो जैसे है आपके यहाँ अर्बन राज्यों का पॉलिटिशियंस। नेतृत्व जो है तो हमारा जो जमीनी, देखिए ऐसा एक दो प्रतिक्रिया को लेकर के आप जो है इस प्रकार की बातें कर रही हैं ऋतु जी। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी देखिए, ये कॉम्प्लेक्स का आरोप एंगल नहीं प्रत्यारोप है। का दौर मुझे लगता है जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे तब तक भी इन पे चलते रहेंगे और सुपीरियरिटी कई बार कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कुछ। नतीजों के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर